प्रेगनेंसी के डिफरेंट मंथ्स में कौन कौन से डिफरेंट एम्ब्रियोनिक फीचर्स अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियोनिक हार्ट है उसका डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक हार्ट, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक हार्ट का डेवलपमेंट हो गया और फीटस का जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय लिसनिंग द हार्ट जो साउंड है। अगर हार्ट साउंड नॉर्मल है, प्रॉपर है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो नॉर्मल चल रहा है। तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, नॉर्मल डेवलपमेंट उसको डिटेक्ट किया जा सकता है लिसनिंग द हार्ट साउंड, हार्ट साउंड को लिसनिंग करके, और ये क्लियर हो जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल चल रहा है। इसके अलावा नाउ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अब क्या होता है, तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो लिम्स है और डिजिट्स है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड, ये पार्ट डेवलप्ड हो जाते हैं। लिम्स मीन्स हाथ पैर जो होते हैं और डिजिट जो फिंगर्स होती हैं ये डेवलप हो जाती हैं। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जिसको ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें क्या होता है, अब थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आर डेवलप्ड, ज्यादातर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक डेवलप हो चुके होते हैं। यही वजह है कि थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी पे जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है उससे पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन यहाँ पे डेवलप हो चुके होते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो जो सीधा फिर जो नेक्स्ट रिमार्केबल चेंज आता है वो फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फिफ्थ मंथ की प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट फीटस मूवमेंट ऑब्जर्व होती है। फर्स्ट फीटस मूवमेंट फर्स्ट फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अपीयर होती है। साथ में हेयर अपीयर ऑन हेड, जो हेड पार्ट है वहां पे हेयर का अपीयरेंस भी हो जाता है फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। देन सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बाय द एंड ऑफ द सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि छठे महीने के एंड तक अब क्या क्या फीचर्स यहां पे डेवलप हो जाते हैं। फाइन हेयर्स डेवलप ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी में सभी जगह पे फाइन हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। साथ में जो आई लिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। आईलैसेस, आईलैसेस फॉर्म्ड और आईलैसेस का भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आईलैसेस बन जाती हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और फाइन हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक, जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट रिमार्केबल चेंज जो देखने को मिलता है वो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट है वो अब कंप्लीट हो चुका होता है एंड फीटस इज नाउ रेडी टू डिलीवर आउट।
अब फीटस डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वेरियस चेंजेस हैं जो डिफरेंट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अपीयर होते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोनिक हार्ट डेवलप हो चुका होता है, एम्ब्रियो का नॉर्मल ग्रोथ चल रहा है, इसके लिए उसके हार्ट की जो साउंड है उससे पता चल जाता है। अगर हार्ट साउंड लिसनेबल है यानी कि सुनी जा सकती है तो उसका मतलब है नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और दूसरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी बन जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस की फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, हेड के ऊपर हेयर का डेवलपमेंट शो होता है। सिक्स मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फाइन हेयर पूरी बॉडी पे डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाते हैं। नाइन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और अब जो फीटस है दैट इज रेडी फॉर द डिलीवरी, मींस अब उसको डिलीवर आउट किया जा सकता है। Now the next process, that is the parturition process. The process of delivery of fetus, that is known as the process of delivery of fetus, that is known as parturition process. fetus की जो डिलीवरी है या जो चाइल्ड बर्थ है उसको हम पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पार्चुरेशन है या ये कह सकते हैं जो जेस्टेशन पीरियड है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड है 9 मंथ का होता है। 9 मंथ के डेवलपमेंट में या 9 मंथ के पीरियड में पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो चुका होता है और उसके बाद उस कंप्लीटली डेवलप्ड यंग वन को डिलीवर आउट किया जाता है। डिलीवर आउट करने के लिए जो यूट्राइन मसल्स हैं यानी कि मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल्स हैं उसके विग्रस कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी है उसको डिलीवर आउट किया जाता है। तो जो जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जेस्टेशन पीरियड ये अबाउट 9 मंथ्स का होता है और जो डिलीवरी प्रोसेस है, डिलीवरी प्रोसेस में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन मींस काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेटेरियम, जो यूट्रस की मिडल लेयर होती है उसके अंदर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, उसके बाद ही जो यंग वन है उसको डिलीवर आउट किया जाता है। अब जो पार्चुरेशन प्रोसेस है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। इट इज कैरिड आउट बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन जो मैकेनिज्म है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम का पार्टिसिपेशन, एंडोक्राइन का मतलब हॉर्मोन्स का पार्टिसिपेशन। ये दोनों चीजें पार्टिसिपेट करते हैं तभी डिलीवरी जो प्रोसेस है या पार्चुरेशन प्रोसेस है वो कैरी आउट की जाती है। अब जो पार्चुरेशन प्रोसेस है उसमें कैरी आउट करने के लिए कुछ सिग्नल की जरूरत होती है और वो सिग्नल जनरेट कैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये कुछ सिग्नल्स होते हैं which causes mild uterine contraction called fetal ejection reflex signals which causes mild uterine contraction, यानी कि यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है उसका हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन जिस सिग्नल की वजह से शुरू होता है उन सिग्नल्स को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये सिग्नल्स अराइज कहां से होते हैं? ये सिग्नल्स अराइज होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब ये सिग्नल अराइज होते हैं और साथ में अराइज होते हैं बाय प्लेसेंटा।
यानी कि प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस दोनों ये सिग्नल को जनरेट करते हैं और इन सिग्नल की वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि यूट्रस का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जो यूट्रस का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अब इसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास जाता है, यानी कि मैटरनल पिट्यूटरी के पास, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड इन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पॉन्स में रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये आपको पता है कि ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के थ्रू वापस कहां पे आता है? जो मैटरनल जो यूट्राइन टिश्यू वहां पे आता है और यूट्रस के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन मसल्स के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एक रिफ्लेक्टरी जो रिलेशनशिप है वो एक एडजस्ट हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करते हैं उसके बीच में और जो यूट्राइन मसल्स है उनके बीच में। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जितना स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ही ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जा सके। तो यहाँ पे लगातार जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उतना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उतने ही ज्यादा फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक यंग वन को डिलीवर आउट नहीं कर दिया जाता है। तो इस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यंग वन है उसको डिलीवर आउट किया जाता है, यंग वन डिलीवर आउट। जैसे यंग वन डिलीवर आउट हो जाता है अब स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शन है ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है वो बंद हो जाता है और साथ में डिलीवरी के जस्ट बाद जो प्लेसेंटा है उसको भी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के जस्ट बाद जो प्लेसेंटा है उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, उसको भी बाहर रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से पार्चुरेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है। पार्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस और प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। जेस्टेशन पीरियड हमें पता है ह्यूमन फीमेल के अंदर 9 मंथ का होता है। डिलीवरी प्रोसेस में जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन है मायोमेट्रियम के यूट्राइन टिश्यू का वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो पूरी प्रोसेस है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। यहाँ पे जो सिग्नल अराइज होते हैं जिसकी वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से अराइज होते हैं और यहाँ पे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि वो रिलीज करे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन मसल्स का, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को और ज्यादा सिग्नल मिलता है और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का। इस तरीके से प्रोसेस तब तक चलती है जब तक यंग वन को डिलीवर आउट नहीं कर दिया जाता। जैसे यंग वन डिलीवर आउट कर दिया जाता है उसके बाद प्लेसेंटा को भी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। Now the next one is lactation. लैक्टेशन प्रोसेस अब क्या होती है? लैक्टेशन क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड पे, ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो ममेरी ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ममेरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट
and start to produce milk. This is known as lactation. मीन्स जब प्रेगनेंसी का एंड टाइम होता है तो एंड टाइम पे मेमरी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स है वो डिफरेंशिएट कर लेती है अपने आप को और अब वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो जो डिलीवरी से जस्ट पहले जो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। अब जो लैक्टेशन है यानी कि जो मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन हुआ है और मिल्क का जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन मतलब स्टार्टिंग में जो प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट टाइम है उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग initial few days of lactation is known as colostrum। इनिशियली जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है लैक्टेशन के टाइम पे उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। अब जो कोलोस्ट्रम है, कोलोस्ट्रम के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। कोलोस्ट्रम इज रिच इन, ये रिच होता है खासकर एंटीबॉडीज के अंदर, मैटरनल एंटीबॉडीज के अंदर। एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, खासकर जो ए एंटीबॉडीज है वो स्पेशली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी टू दी यंग वन। जो यंग वन है उसको इनिशियल डेज में जो इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्हीं एंटीबॉडीज से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा कोलोस्ट्रम के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो बेबी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इनिशियल 6 मंथ्स। जो 6 मंथ से स्टार्टिंग के वहां पे मिल्क जो मदर मिल्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है और उसी को रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा किसी दूसरे लिक्विड को रिकमेंड नहीं किया जाता। तो अगर जो यंग वन है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट की बात की जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट, तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो मदर मिल्क है उसी को सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो जो इनिशियल डेज में मेमरी ग्लैंड्स का डिफरेंशिएशन होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है उसको लैक्टेशन बोलते हैं। लैक्टेशन के इनिशियल डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज काफी ज्यादा होते हैं और इसके अलावा दूसरे जो मटेरियल है वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज यंग वन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन।